नमस्ते बच्चों, हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे आयनिक साम्य, जिसके अंदर पहली हेडिंग आती है वैद्युत अपघट्य। क्या आती बेटा? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो जल में घुलकर जल में घुलकर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसमें आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक बच्चों, जैसे देखो NaCl होता है। NaCl को आप पानी में डालो, किस में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। NaCl क्या हो गया? वैद्युत अपघट्य। HCl को डालो, H प्लस Cl माइनस, क्या हो गया? वैद्युत अपघट्य हो गया। NH4Cl को डालो, NH4 प्लस Cl माइनस, क्या बन गया? वैद्युत अपघट्य बन गया। जो आयनों में टूट जाता है वो वैद्युत अपघट्य होता है। वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है परबल और एक होता है दुर्बल, जिसका वियोजन पूर्ण रूप से हो जाता है। वियोजन पूर्ण रूप से हो जाता है। वियोजन पूर्ण रूप से हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? परबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl क्या हो जाता है? पूरा टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। दुर्बल विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जिसका जिसका वियोजन जिसका वियोजन अल्प होता है। क्या होता है बेटा? अल्प होता है। वियोजन क्या होता है? अल्प होता है। जैसे CH3 COO Na, इसका वियोजन क्या होगा? अल्प होगा, अल्प वियोजन होगा। जो पूरा नहीं टूटता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्बल। जो पूरा टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? परबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग आती है कि वैद्युत अन अपघट्य किसे कहते हैं? वैद्युत अन अपघट्य किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वे पदार्थ जिनका जिनका वियोजन नहीं होता है जिनका वियोजन नहीं होता है वैद्युत अन अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अन अपघट्य कहलाते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल देखिए। एग्जांपल, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या फॉर्मूला? C6H12O6। ये नहीं टूटता है। जैसे सुक्रोज C12H22O11। ठीक बच्चों, मतलब समझे आप लोग? वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो टूट जाते हैं, वैद्युत अन अपघट्य वो होते हैं जो नहीं टूटते हैं। तो वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होता है परबल है और एक होता है दुर्बल। परबल वो होता है जो पूरा टूट जाता है, लेकिन दुर्बल वो होता है जो पूरा नहीं टूटता है, कुछ कुछ टूट जाता है। उसको क्या बोलते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब हेडिंग आती है वैद्युत अपघटन का सिद्धांत या वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। ठीक बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये याद रखो कि ये सिद्धांत दिया किसने? तो ये सिद्धांत 1887 में किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। 1887 के अंदर किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत कहता है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है, भी मैंने क्या बताया था कि वैद्युत अपघट्य को जल में घोलेंगे तो धनायन और ऋणायन बनेंगे। तो वैद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तो दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वियोजन कहते हैं। जैसे NaCl, ये विद्युत अपघट्य है, इसको तोड़िए, इसमें टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो NaCl को तोड़ने की क्रिया जो होती है इसको बोलते हैं वियोजन की क्रिया। क्या होती है बेटा? वियोजन की क्रिया। NaCl जो होता है
विद्युत अपघट्य जो होता है इसको विपरीत आयनों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? वियोजन की क्रिया कहते हैं। सेकंड आता है कि आयन विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। जैसे Na+ होता है तो सारे समूह होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? धनायन। और ऋणायन का समूह है तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणावेश या ऋणायन। ठीक है बेटा। तो परमाणुओं का समूह होता है, अतः धनावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? धनायन। और ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। धनावेश का समूह है तो धनायन, ऋणावेश का समूह है तो ऋणायन, धनावेश का समूह है तो धनायन, ऋणावेश का समूह है तो ऋणायन। जब आप लोग विद्युत अपघट्य को तोड़ोगे तो विपरीत आयनों में टूटेगा, विपरीत आयनों में टूटेगा तो प्लस और माइनस में टूटेगा। तो ये जो क्रिया क्या है? वियोजन की क्रिया। अगर प्लस प्लस के बहुत सारे हैं तो उनको बोलेंगे धन आयन, माइनस माइनस के बहुत सारे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? ऋण आयन। तीसरा पॉइंट आता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में मुक्त हुए सभी ऋण आयनों पर उपस्थित ऋणावेशों की कुल संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। हमेशा संख्या क्या होती है बेटा? बराबर होती है। जैसे Cl माइनस है, ऊपर आवेश कितना है? -1 है। आवेश कितना है? -1 है। क्या कह रहा है ये? विलयन में मुक्त हुए सभी ऋणायनों पर उपस्थित ऋणावेश की कुल संख्या के क्या होता है? बराबर हुए, मुक्त हुए सभी ऋणायनों पर। ठीक है बच्चों। अगला अगला कहता है कि विद्युत अपघट्य के विलयन में धनायन व ऋणायन पुनः संयुक्त होकर अनआयनित विद्युत अपघट्य उदासीन अणु का निर्माण करते हैं। जैसे ये Na+ था और ये क्या हो गया? Cl-, दोनों संयुक्त हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? NaCl। और NaCl क्या होता है? उदासीन होता है। NaCl क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। NaCl क्या होता है? उदासीन होता है। अगला एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसे अपन NaCl को पानी में डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका पूर्ण रूप से वियोजन हो, जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से टूटे। वही NaCl पूरा टूटेगा, वही NaCl पूरा टूटेगा और टूटने के बाद में जो मात्रा आती है उसको बोलते हैं वियोजन की मात्रा। जो टूटेगा उसकी बात कर रहे हैं, जो नहीं टूटेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो टूटेगा उसको बोलते हैं वियोजन की मात्रा। ठीक है बच्चों। देखो, विद्युत अपघट्य का विलयन में वियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसका कुछ अंश ही आयनों में वियोजित होता है। अपघट्य की घुली हुई अपघट्य की घुली मात्रा का वह अंश जो आयनों में वियोजित होता है क्या कहलाती है? वियोजन की मात्रा कहलाती है। वियोजन की मात्रा कहलाती है। अगला, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता हमेशा आयनों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा आयन होंगे उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। आयनों की संख्या अगर ज्यादा तो उसकी चालकता भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। अगला, विद्युत अपघट्य के विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब बात ये आती है कि अणु संख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म वो होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। 4 प्रकार के होते हैं: आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। ये अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं? जो विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं उनको क्या कहते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। क्या कहा कि अगर किसी विद्युत अपघट्य को पानी में डालते हैं तो विपरीत आयनों में टूट जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? वियोजन, वियोजन की क्रिया बोलते हैं। वही जो टूटेगा, जो NaCl टूटेगा उसको बोलते हैं वियोजन की मात्रा। सारा NaCl नहीं टूटेगा, कुछ अंश टूटता है तो उसको बोलते हैं वियोजन की मात्रा। विद्युत की चालकता हमेशा आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। हमेशा धनायन और ऋणायन अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो वापस उदासीन अणु का निर्माण करेंगे। अगर धनावेश का बहुत सारा समूह है तो उसको धनायन कहते हैं, ऋणावेश का बहुत सारा समूह है तो उसको ऋणायन कहते हैं। ठीक बच्चों।
नेक्स्ट हेडिंग आती है वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला क्या है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य है तो वियोजन क्या होगा बेटा, अधिक होगा, समानुपाती होगा। वियोजन क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, फिर देखो विलायक की प्रकृति क्या है, विलायक की प्रकृति। अब विलायक आप लोग कौन सा ले रहे हो, ज्यादातर तो अपन क्या करते हैं, विलायक के अंदर अपन पानी लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, पानी लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं विलायक की बात करता हूं तो अगर अपन विलायक के रूप में क्या लेते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं, एल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे विलायक हैं, लेकिन अपन ज्यादातर क्या करते हैं, पानी लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, पानी। क्या लेते हैं, पानी। और पानी का परावैद्युतांक मान क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। पानी का परावैद्युतांक मान क्या होता है, ज्यादा होता है। पानी का परावैद्युतांक मान क्या होता है, ज्यादा होता है। जल का परा वैद्युतांक मान क्या होता है बेटा, अधिक होता है। और ध्यान रखना, अगर मान ज्यादा है तो उसके लिए वियोजन की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वियोजन की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी। वियोजन की मात्रा भी अधिक होगी। अगला आता है ताप। ताप समानुपाती होता है किसके, वियोजन की मात्रा के। वियोजन की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला सांद्रता। सांद्रता ध्यान रखना, सांद्रता जो है वियोजन की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वियोजन की मात्रा की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला विलयन में अन्य आयनों की उपस्थिति। विलयन में अन्य आयनों की उपस्थिति। अगर विलयन के अंदर अन्य आयन उपस्थित है तो वियोजन की मात्रा कम होगी। वियोजन की मात्रा क्या होगी बेटा, कम होगी। ये क्या हो गया, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों। अगली हेडिंग आती है अम्ल क्षार की आर्हेनियस अवधारणा। अम्ल क्षार की आर्हेनियस अवधारणा। पहला, अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस का त्याग करें। H प्लस का क्या करें बेटा, त्याग करें। H प्लस का त्याग करें। जैसे H2SO4 तोड़िए, H प्लस HSO4 माइनस, टूट गया। इसको तोड़ो, वापिस H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। जो जलीय विलयन में किसका त्याग करे, H प्लस का त्याग करे, उसको क्या कहते हैं, अम्ल। जबकि क्षार किसको बोलते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस का त्याग करें। OH माइनस का क्या करें बेटा, त्याग करें। जैसे NaOH, तोड़िए NaOH को, Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH। देखो एक बार, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इसकी सीमा। पहला क्या है देखो, अभी इसने क्या बोला, जलीय विलयन की बात करी थी। किसकी बात करी थी, जलीय विलयन की बात करी थी। तो देखो, यह अवधारणा अम्ल क्षार की केवल जलीय विलयन की क्या करती है, व्याख्या करती है, अजलीय विलयन की व्याख्या नहीं करती है। अजलीय विलयन की व्याख्या नहीं करती है, नहीं
करती है। दूसरा, इस अवधारणा ने क्या बोला था, जो H प्लस देगा, जो OH माइनस देगा, वही अम्ल व क्षार होगा। लेकिन ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अंदर न तो H प्लस होता है न OH माइनस होता है, फिर भी वो क्या होते हैं, अम्ल व क्षार होते हैं। जैसे अजलीय विलायकों में HNO3 के क्षारकीय तथा BF3 के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं करता है। SO2, NO2, ClO2, CO2 आदि तथा अनेक लवणों जैसे CuSO4, ElCl3, ApCl3, ZnCl2 आदि के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं करता है। नहीं, क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता है कि क्योंकि इनके अंदर H प्लस है। क्या इनके अंदर न तो H प्लस है, न इनके अंदर OH माइनस है, तो इनके अम्ल व क्षार की व्याख्या नहीं करते हैं। क्योंकि आर्हेनियस क्या कहता है, जो H प्लस देता है वो अम्ल, जो OH माइनस देता है वो क्या हो जाएगा, क्षार। नेक्स्ट हेडिंग आती है उदासीनीकरण ऊष्मा। क्या होती है उदासीनीकरण ऊष्मा? उदासीनीकरण ऊष्मा का मतलब होता है कि जब किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण। और लवण क्या होता है बेटा, उदासीन होता है। लवण क्या होता है, उदासीन। लवण क्या होता है, उदासीन। तो इस समय ऊष्मा का जो निष्कासन होता है उसको बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। मतलब क्या कह रहा है, एक तुल्यांक अम्ल तथा एक तुल्यांक क्षार, एक तुल्यांक अम्ल तथा एक तुल्यांक क्षार की उनके तनु विलयन की उनके तनु विलयन में उदासीनीकरण प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऊष्मा। अभी बताया था मैंने, क्या ये कितना है, 1 ग्राम तुल्यांक। ये कितना है, 1 ग्राम तुल्यांक। इन दोनों की उदासीनीकरण प्रक्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकलती है, इन दोनों की उदासीनीकरण प्रक्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकलती है उसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होती है, 13.7 किलो। कितनी होती है, 13.7 किलो कैलोरी या 57.5 किलो जूल। ध्यान रखना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 13.7 और 57.5। अगला, अगली हेडिंग आती है अम्ल व क्षार का वियोजन। अम्ल व क्षार का वियोजन, जिसमें फर्स्ट हेडिंग आती है अम्ल का वियोजन। किसका वियोजन बेटा, अम्ल का वियोजन। का वियोजन, जैसे मैंने यहाँ लिया CH3COOH। ठीक है, इसको तोड़ता हूँ मैं, किसमें टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, प्रारंभ की अगर बात करूं, ये कितना था, 1। ये कितना था, 0 0। प्रारंभ मतलब ये टूटा ही नहीं था। प्रारंभ का मतलब क्या हुआ, ये टूटा ही नहीं था, तब ये कितना था, 1। तो ये बने ही नहीं। अगर मैं बात करूं वियोजन की, कितनी मात्रा वियोजित हुई, तो वो हुई 1 माइनस अल्फा। अल्फा को बोलते हैं वियोजन की मात्रा। ये क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा अल्फा को क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा। ठीक है, बात करते हैं अब सांद्रता की, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ये क्या हो गया, अल्फा अपॉन वी, और ये भी क्या हो गया, अल्फा अपॉन वी। अल्फा को क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या है, आपने एक नियम पढ़ा होगा, एक नियम पढ़ा होगा, कौन सा, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ये अम्ल था, ये अम्ल था, तो क्या हो जाएगा, Ka। और फॉर्मूला क्या होगा, उत्पाद बटेवा अभिकारक। क्या होता है, उत्पाद बटेवा अभिकारक। ये Ka बराबर, ये उत्पाद है,
और ये अभिकारक है, तो वैल्यू रखिए, क्या है, अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, और ये क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। खोल कीजिए, ये ए बराबर अल्फा को अल्फा से गुणा किया, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। वी से वी क्या हो गया, कट गया, वी से वी क्या हो गया बेटा, कट गया, क्या बच गया, ये ए बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 से कम है, क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। और ध्यान रखना 1 बाई वी को अपन लिख सकते हैं सी, सी का मतलब होता है सांद्रता, सी का मतलब क्या होता है, सांद्रता। 1 बाई वी को क्या लिख सकते हैं, सांद्रता, वी का मतलब आयतन। तो क्या हो गया यहाँ पे, के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के ए अपॉन सी। तो अगर अपन इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर अंडर द रूट के ए अपॉन सी। तो अब देखो अल्फा और सी एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब सांद्रता अगर बढ़ेगी तो वियोजन की मात्रा कम हो जाएगी, सांद्रता अगर बढ़ेगी तो वियोजन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक बच्चों, देखो अब आता है अम्लों के प्रकार। पहला है एक क्षारीय अम्ल। एक क्षारीय अम्ल, इसको देखो, अम्ल कितना, एक एक क्षारीय अम्ल, वे पदार्थ जो एक H प्लस का दान करते हैं, दान करते हैं, जैसे HCl, HCl एक, HCl के पास एक H है। बात करते हैं बहुक्षार के अम्ल, वे पदार्थ जो अधिक H प्लस का दान करते हैं, जैसे H2SO4, इसमें HNO3 भी हो जाएगा, H2SO4, H3PO4। ठीक बच्चों, अगला क्षार का वियोजन, किसका वियोजन, क्षार का वियोजन। तो क्षार के वियोजन में देखो, मैंने लिया NH4OH, तोड़ दिया इसको, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ढंग से देखना, पहले वाला जैसे कि जैसे ही है। प्रारंभ में ये एक था, ये 0 0 था। बात करें किसकी, वियोजन की मात्रा की, वियोजन की मात्रा कितनी थी, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा ये अल्फा। बात करें सांद्रता की, तो पहले मैंने वी में लिखा, तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये सांद्रता, ये सी अल्फा, और ये भी क्या हो गया, सी अल्फा, सांद्रता सांद्रता। बात करें हम किसकी, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, उत्पाद बटे अभिकारक, ये क्षार था तो क्या हो जाएगा, के बी बराबर में सी अल्फा, सी अल्फा सी 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा सी 1 माइनस अल्फा, गुणा करो, क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, के बी, सी से सी कैंसिल, क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मान एक से क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा, क्या बचा, के बी इज टू सी अल्फा स्क्वायर, के बी इज टू सी अल्फा स्क्वायर, ये तो हट गया, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज टू के बी अपॉन सी। तो अल्फा इज टू क्या हो गया, रूट के बी अपॉन सी, मतलब अल्फा जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, रूट सी के। बात वो की हुई, सांद्रता अगर बढ़ाओगे तो क्षार के वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। कुल मिला के आपको एक लाइन याद रखनी है कि सांद्रता बढ़ने पर वियोजन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट,
हेडिंग आती है कि एक अम्लीय क्षार जो एक OH माइनस दान करते हैं, जैसे NOH, जैसे KOH, जो अधिक OH माइनस दान करते हैं, अधिक OH माइनस दान करते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस। जिसके पास OH ज़्यादा हो तो वो बहुअम्लीय क्षार है, जिसके पास कम हो तो वो एक अम्लीय क्षार है। अगली हेडिंग आती है जल का आयनीय गुणनफल। देखो ये जल, तोड़िए जल को, किस में टूटेगा? H प्लस OH माइनस में। तो एक नियम पढ़ा था अभी अपन ने, क्या? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। नियम क्या कहेगा? ये K बराबर H प्लस, ये क्या है? OH माइनस, और ये क्या है? H2O। इधर दे दो, K इंटू H2O बराबर H प्लस, ये OH माइनस, तो K इंटू H2O को क्या लिखेंगे? KW। क्या लिखेंगे? KW। W का मतलब पानी, KW H प्लस और OH माइनस। KW बराबर, इसका मान होता है 1 इंटू 10⁻⁻7 m। इसका होता है 1 इंटू 10⁻⁻7 m। दोनों को गुणा करो, 1 इंटू 10⁻⁻14 m स्क्वायर। m का मतलब मोलरिटी, सांद्रता, ये इसका मान है, याद रखना बेटा ना। जल का आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻14 m स्क्वायर। इंपोर्टेंट है। अगली हेडिंग, पीएच की अवधारणा किसने दी थी? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने पीएच की अवधारणा दी थी। दूसरी बात, किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयनों के, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच कहते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पीएच बराबर ऋणात्मक लघु गुणक मतलब लोग, ब्रैकेट मतलब सांद्रता, किसकी? H प्लस की। हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं बेटा? पीएच कहते हैं। अगली हेडिंग आती है इसमें पीएच स्केल। ठीक है, आपको पता ही है पीएच स्केल ये होती है, ये 7, ये 0 और ये 14। इधर कौन सी प्रवृत्ति बढ़ेगी? अम्लीय प्रवृत्ति। इधर कौन सी प्रवृत्ति बढ़ेगी? क्षारीय प्रवृत्ति। और ये क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। ये पीएच स्केल। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा? विद्युत अपघट्य, प्रबल, दुर्बल और विद्युत अपघट्य, आर्हेनियस की अवधारणा, अम्ल व क्षार का वियोजन। अम्ल व क्षार के वियोजन में इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी? कि सांद्रता अगर बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था पीएच स्केल। पीएच स्केल किसने दी? ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।